गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स ये जो सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमपीएससी मेंस। उसके साथ फ्लूइड मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट फॉर डब्ल्यूआरडी एग्जाम, उसके बाद है पीडब्ल्यूडी एग्जाम, उसके बाद है जेडपी एग्जाम। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का अगर वेटेज देखें तो लगभग एमपीएससी के एग्जाम में 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 18 मार्क्स के लिए, ठीक है। और जेई एग्जाम जो होते हैं वहां पर भी इसका अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। देखो, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें 11 यूनिट्स पढ़ने हैं। उसमें से फर्स्ट है, नंबर 1 इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज, नंबर 2 इज वहां पर है प्रेशर मेजरमेंट, नंबर 3 फ्लूइड स्टैटिक, नंबर 4 फ्लोटेशन और उसे ही बोला जाता है बायंसी, नंबर 5 इज फ्लूइड काइनेमैटिक्स, नेक्स्ट है वहां पर फ्लूइड डायनामिक्स एंड फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस। उसके बाद है फ्लो थ्रू पाइप्स। क्या है उसके बाद? फ्लो थ्रू पाइप्स, आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद का यूनिट है लैमिनार फ्लो, नेक्स्ट यूनिट इज बाउंड्री लेयर थ्योरी, नंबर 10 इज वहां पर है डायमेंशनल एनालिसिस और लास्ट यूनिट है ओपन चैनल फ्लो, ठीक है। इसका मतलब है हमें यहां पर 11 यूनिट्स पढ़ने हैं। अगर मैं यूनिट नंबर 1 की बात करूं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आपको यहां पर इतने पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है। तो नंबर 1 इज वहां पर है इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंट्रोडक्शन। नंबर 2 है यूनिट कन्वर्जन, नंबर 2 क्या है? यूनिट कन्वर्जन। नंबर 3 है डिफरेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज, नंबर 3 क्या है? डिफरेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमें देखना है वहां पर विस्कोसिटी, व्हाट इज विस्कोसिटी, ये टर्म हमें यहां पर देखनी है। नंबर 5 है वहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्या देखना है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। उसके बाद हमें देखना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? क्या है नेक्स्ट पॉइंट? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी, क्या देखेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है वहां पर कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस, क्या है? कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस, ये वहां पर नेक्स्ट पॉइंट है। उसके बाद है, आप देख सकते हैं यहां पर सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, क्या है? सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। उसके बाद है प्रेशर इनसाइड लिक्विड जेट, क्या है? प्रेशर इनसाइड लिक्विड जेट। उसके बाद का पॉइंट है प्रेशर इनसाइड बबल, प्रेशर इनसाइड हॉट बबल। उसके बाद है प्रेशर इनसाइड सोप ड्रॉपलेट, प्रेशर इनसाइड हॉट ड्रॉपलेट, या पहले ड्रॉपलेट बोल सकते हैं, उसके बाद बबल भी ले सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट है वर्क डन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लार्ज साइज बबल इनटू स्मॉल साइज बबल, ओके। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहां पर देखना है कैपिलरिटी क्या है? क्या है कैपिलरिटी? क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर कैपिलरिटी। उसके बाद है आपको देखने टाइप्स ऑफ फ्लूइड, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड पे दिखाई देंगे, उनके एग्जांपल, उनके डेफिनेशंस आपको मालूम होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है वहां पर कैविटेशन। तो ये है आपके नंबर ऑफ यूनिट्स और ये है यूनिट नंबर 1, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के इतने पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहां पर इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन, ठीक है। देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट हमें पढ़ने से पहले आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि फ्लूइड क्या है, व्हाट इज फ्लूइड, ये टर्म पहले हम क्लियर करते हैं, ठीक है। देखो, एनी सब्सटेंस इन गैसेस और लिक्विड फेज इज कॉल्ड एज फ्लूइड। क्या बोल रहा हूं मैं? एनी सब्सटेंस इन गैसेस और लिक्विड फेज इज कॉल्ड एज फ्लूइड। मतलब ऐसा कौन सा भी सब्सटेंस जो लिक्विड के फॉर्म में हो या गैसेस के फॉर्म में हो, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज फ्लूइड। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं वाटर, मेरे पास वाटर है, वाटर कौन से फॉर्म में? लिक्विड फेज में है। कौन से फेज में है? लिक्विड फेज में है। देयरफॉर लिक्विड इज आल्सो व्हाट? फ्लूइड, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो वाटर है, वाटर इज आल्सो व्हाट? फ्लूइड। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं एयर, एयर कौन से फॉर्म में है? गैसेस फॉर्म में है। इसका मतलब एयर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ व्हाट? फ्लूइड। मतलब व्हाट इज फ्लूइड? एनी सब्सटेंस इन गैसेस और लिक्विड फेज इज कॉल्ड एज फ्लूइड, ठीक है। देखो, तो अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहता हूं तो मुझे फ्लूइड क्या ये मालूम है, ठीक है। बट उसके बाद हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड। सॉलिड और फ्लूइड में क्या बेसिक डिफरेंस है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो, सपोज मेरे पास यहां पर एक सॉलिड है, ठीक है, ये मेरे पास एक सॉलिड है। इस सॉलिड पर मैंने कुछ टेंसाइल लोड एक्ट किया। क्या किया मैंने? कुछ टेंसाइल लोड एक्ट किया। टेंसाइल लोड जब मैं एक्ट करता हूं, जब मैं टेंसाइल लोड एक्ट करता हूं, तब यहां पर सपोज ये 10 न्यूटन का टेंसाइल लोड था, ये 10 न्यूटन का टेंसाइल लोड इस सॉलिड ने कैरी किया है। अब मैंने और लोड बढ़ाया 20 न्यूटन, 30 न्यूटन,
150 न्यूटन, 200 न्यूटन, एक पर्टिकुलर लोड के बाद ये क्या होगा, फेल होगा, मतलब वो उसका क्या होगा, यील्ड पॉइंट होगा। मतलब उसके पहले ये टेंसाइल लोड कैरी कर रहा है, सॉलिड जो है टेंसाइल लोड क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। मतलब अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड पर टेंसाइल लोड कैरी करने की क्या है, एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या बोला जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब सॉलिड हैज टेंसाइल स्ट्रेंथ, सॉलिड को टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं रिवर्स लोड अप्लाई करता हूं, ये टेंसाइल था, अब मैंने कुछ कॉम्प्रेसिव लोड एक्ट किया। कॉम्प्रेसिव लोड जब मैं एक्ट करता हूं तो कॉम्प्रेसिव लोड भी सॉलिड कैरी करता है, मतलब सॉलिड को कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी है। मतलब अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड पर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी है। ओके, अगर मैं शियर स्ट्रेस यहां पर अप्लाई करता हूं, व्हाट इज शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस मतलब एरिया को पैरेलल अगर मैं लोड अप्लाई करता हूं, यहां पर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसे अगर मैं पैरेलल लोड अप्लाई करता हूं तो ये लोड भी सॉलिड कैरी कर रहा है, मतलब सॉलिड को शियर स्ट्रेंथ भी है। मतलब अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड हैज टेंसाइल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड शियर स्ट्रेंथ। ओके, व्हाट इज फ्लूइड, एनी सब्सटेंस इन गैसेस और लिक्विड फेज इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्लूइड। हम देख रहे हैं यहां पर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड, व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड हैज टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव एंड शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, हाँ। बट अगर मैं सेम चीजें जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ अगर मैं फ्लूइड के लिए चेक करूं, किसके लिए चेक करूं, तो फ्लूइड के लिए चेक करूं तो क्या हो सकता है। ठीक है, देखो सपोज मेरे पास यहां पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड है, सपोज वाटर है। ठीक है, वाटर क्या है, फ्लूइड है, तो हम वाटर के लिए चेक करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर टेंसाइल लोड एक्ट करूं, क्या करूं मैं, टेंसाइल लोड अगर एक्ट करूं तो ये टेंसाइल लोड कैरी करेगा क्या, नहीं। वाटर पर अगर मैं टेंसाइल लोड एक्ट कर रहा हूं तो यहां पर टेंसाइल लोड कैरी नहीं होगा, मतलब फ्लूइड को टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, फ्लूइड डज नॉट हैव एनी टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो सॉलिड में थी। सॉलिड को टेंसाइल भी थी, कॉम्प्रेसिव भी थी और शियर स्ट्रेंथ भी थी, बट उसमें से टेंसाइल स्ट्रेंथ फ्लूइड को नहीं है। अगर मैं उल्टा करता हूं, कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई करना चाहता हूं, ठीक है, तो मेरे पास यहां पर एक कंटेनर है, कंटेनर में यहां पर लिक्विड है, एक समझ में आ रहा है ना, या वाटर है, यहां पर मैंने कॉम्प्रेसिव लोड ऐड किया तो यहां पर जो लिक्विड है वो क्या होगा, उसे रेजिस्ट करेगा, कॉम्प्रेस करने के लिए रेजिस्ट करेगा। मतलब फ्लूइड के पास कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, बट ओनली व्हेन इट इज केप्ट इन कंटेनर। अगर आप वैसे ही फ्लूइड को रखोगे और वहां पर अगर कॉम्प्रेसिव लोड ऐड करोगे तो वहां पर ये कॉम्प्रेसिव लोड कैरी नहीं करेगा। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ फ्लूइड को तभी होगी जब आप उसे कंटेनर में रखोगे। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, फ्लूइड्स does not have any tensile strength but it has compressive strength only when it is kept in container। जब आप उसे कंटेनर में रखोगे तभी वहां पर आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दिखाई देगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर शियर स्ट्रेंथ की। शियर स्ट्रेंथ मतलब क्या है कि सपोज इमेजिन करो ये रूम है, इस रूम में यहां तक लिक्विड है, इस लेवल तक लिक्विड है। अगर मैं यहां पर लिक्विड पर ऐसा फोर्स अप्लाई करता हूं, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये लिक्विड क्या होगा, डिफॉर्म होगा। ये लिक्विड यहां पर जो था ये क्या होगा, डिफॉर्म होगा। मतलब यहां पर इसके पास स्ट्रेंथ है बट ये डिफॉर्म हो रहा है, इसके पास शियर स्ट्रेंथ है बट ये क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। मतलब फ्लूइड have shear strength, fluid have what, shear strength, but it is continuously deformed as long as shear stress is acting। जब तक आप shear stress एक्ट करोगे तब तक वहां पर डिफॉर्मेशन दिखाई देगा, बट इसे shear strength है। मतलब अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड को टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव, शियर स्ट्रेंथ तीनों है। बट अगर मैं फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड डज नॉट हैव एनी टेंसाइल स्ट्रेंथ बट इट हैज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ओनली व्हेन इट इज केप्ट इन व्हाट, कंटेनर। इट हैज व्हाट, शियर स्ट्रेंथ। कब तक, समझ में आ रहा है ना, यहां पर शियर स्ट्रेंथ होगी और ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होगा। कब तक, जब तक आप वहां पर शियर स्ट्रेंथ अप्लाई करोगे। तो यहां तक हमने क्या देखा है, व्हाट इज फ्लूइड, एनी सब्सटेंस इन गैसेस और लिक्विड फेज इज कॉल्ड एज व्हाट,
फ्लूइड। उसका देखा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। सॉलिड हैज टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव एंड शियर स्ट्रेंथ। अगर मैं लिक्विड यहां पर फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड डज नॉट हैव एनी टेंसाइल स्ट्रेंथ बट इट हैज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ओनली व्हेन इट इज केप्ट इन कंटेनर। इट हैज शियर स्ट्रेंथ एंड इट इज कंटिन्यूअसली डिफॉर्म एज लॉन्ग एज शियर स्ट्रेस इज एक्टिंग। तो यहां पर फ्लूइड क्या है हमने देखा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड ये भी हमने देखा है। अब यहां पर हम एंटर करते हैं व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या है व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट और इन हॉट मोशन। क्या बोल रहा हूं मैं, व्हाट इज फ्लूइड स्टडी, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट और इन हॉट मोशन इज कॉल्ड एज फ्लूइड मैकेनिक्स, इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्लूइड मैकेनिक्स। मतलब यहां पर फ्लूइड का हमें स्टडी करना है एट रेस्ट कंडीशन में और दूसरा क्या है, इन मोशन। समझ में आ रहा है, जब हम रेस्ट कंडीशन की बात करते हैं तब वहां पर हमें बोला जाता है, हम वहां पर उसे बोलते हैं फ्लूइड, दैट फ्लूइड मैकेनिक्स इज कॉल्ड एज फ्लूइड स्टैटिक। स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड एज फ्लूइड स्टैटिक। Study of fluid at rest condition is called as what? Fluid static. Similarly, मैं अगर fluid dynamics की बात करूं तो study of fluid in motion, study of fluid in motion is called as fluid dynamics. But देखो फ्लूइड डायनेमिक्स की डेफिनेशन अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या है, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन विथ और विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस। वहां पर फोर्सेस कंसिडर भी किए जाते हैं, फोर्सेस कंसिडर नहीं भी किए जाते हैं। समझ में आ रहा है, तो यहां पर मैं बोलता हूं व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट और इन मोशन। समझ में आ रहा है, इसका मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन इज व्हाट, fluid static. What is fluid static? Study of fluid at rest condition is called as fluid static. Study of fluid in motion with or without considering forces is called as फ्लूइड डायनेमिक्स, इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्लूइड डायनेमिक्स। तो अगर फ्लूइड डायनेमिक्स की आप डेफिनेशन देखते हो तो वहां पर दो टर्म आए हैं, एक है स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन विथ कंसिडरिंग फोर्सेस, दूसरा है स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस। मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फ्लूइड डायनेमिक्स इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। उसमें से फर्स्ट है विथ कंसिडरिंग फोर्सेस, जहां पर फोर्सेस कंसिडर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड काइनेटिक्स, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्लूइड काइनेटिक्स। और जहां पर फोर्सेस कंसिडर नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड काइनेमैटिक्स। मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। उसमें से नंबर वन है फ्लूइड काइनेटिक्स, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन विथ कंसिडरिंग फोर्सेस इज कॉल्ड एज फ्लूइड काइनेटिक्स, इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्लूइड काइनेटिक्स। उसके बाद सेकंड है फ्लूइड काइनेमैटिक्स। व्हाट इज फ्लूइड काइनेमैटिक्स, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस इज कॉल्ड एज फ्लूइड काइनेमैटिक्स। यहां तक क्लियर है, हमने क्या क्या देखा है, व्हाट इज फ्लूइड, व्हाट इज फ्लूइड, एनी सब्सटेंस इन गैसेस और लिक्विड फेज इज कॉल्ड एज फ्लूइड, सॉलिड हैज टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव एंड शियर स्ट्रेंथ, लिक्विड डज नॉट हैव एनी tensile strength but it has compressive strength only when it is kept in container, it has shear strength and it is continuously deformed as long as it is subjected by shear stress. उसके बाद देखा है हमने what is fluid mechanics, it is branch of science which deals with study of fluid in rest or in motion. समझ में आ रहा है, fluid mechanics is classified into two types, number one is fluid static, number two is fluid dynamics. What is fluid static, study of fluid at rest is called as what, फ्लूइड स्टैटिक। व्हाट इज फ्लूइड डायनेमिक्स, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन विद और विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्लूइड डायनेमिक्स। उसमें से नंबर वन है फ्लूइड काइनेमैटिक्स। व्हाट इज फ्लूइड काइनेटिक्स, व्हाट इज फ्लूइड काइनेटिक्स, स्टडी ऑफ फ्लूइड in motion with considering forces is called as fluid kinetics and study of fluid in motion without considering forces is called as fluid kinematics. ये था आपका टॉपिक नंबर वन, समझ में आ रहा है, दैट इज व्हाट, इंट्रोडक्शन। अब यहां पर हम देखते हैं नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, दैट इज यूनिट कन्वर्जन। तो देखो यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट के यूनिट कन्वर्जन पहले से ही मालूम है, फिर भी यहां पर हमें पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है। ये अगर आप समझ सकते हो तो आगे जाकर कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। जहां पर आपको यूनिट कन्वर्जन करना है वहां पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेसिक है, बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम है, फिर भी यहां पर हम कवर करेंगे, ठीक है। देखो
तो बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पर मालूम होगा 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देखो यहां पर 1 सेंटीमीटर, ये 100 नीचे गया, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 10⁻⁻² मीटर। समझ में आ रहा है ना, ये 100 यहां पर नीचे गया, मतलब 1/100 है ना, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, 1/100 मीटर मतलब 10⁻²। नंबर 2 है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना mm होता है, ये होता है 1000 mm। कितना होता है, 1000 mm। समझ में आ रहा है, इसका मतलब 1 mm इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब 10⁻³ कितना होगा, -3, 10⁻³ मीटर। ठीक है, उसके बाद कई बार एरिया का यूनिट चेंज करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो यहां पर देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी नहीं करना है, सेंटीमीटर की जगह पर 10⁻² मीटर डालना है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर 1 सेंटीमीटर की जगह पर 10⁻² मीटर, उसका क्या है, स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, हाँ, तो 10⁻² का स्क्वायर मतलब कितना, 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम का यूनिट कई बार चेंज करना पड़ता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, तो सेंटीमीटर की जगह पे फिर से कितना, 10⁻², मतलब 10⁻² मीटर, उसका क्या है, क्यूब। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, तो 10⁻² का क्यूब, देखो क्यूब मत करो, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, ऐसा नहीं होता है। यहां पर देखो, अगर मेरे पास a⁻x⁻y ऐसा है, तो ये क्या होता है, a⁻x⁻y। समझ में आ रहा है ना, मतलब यहां पर अगर मैं बोलूं 10⁻² क्या, क्यूब, सो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 10⁻² इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 10⁻6। इसका मतलब यहां पर होगा 10⁻6 मीटर का क्या है, क्यूब। ठीक है, उसके बाद है 1 मीटर क्यूब। मेरे पास 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, 1 मीटर क्यूब का क्या है, वॉल्यूम। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना वाटर बैठता है, तो उसमें बैठता है वाटर 1000 लीटर। कितना होता है, 1000 लीटर। इसका मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू, 1 लीटर इज इक्वल टू, ये 1000 नीचे गया, मतलब कितना हुआ, 10⁻³ मीटर क्यूब। डरो मत, कुछ भी नहीं है, ये 1000 नीचे आया, मतलब 1/1000, जैसे यहां पर भी हुआ था 1/1000 इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, बट यहां पर क्या है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000, 1000 मतलब ऊपर जाकर क्या होगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, वहां पर कई बार आपको ये वैल्यू मालूम होनी चाहिए, 1 टीएमसी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 टीएमसी होता है 28 इंटू 10⁹ लीटर। 1 टीएमसी इज इक्वल टू 28 इंटू 10⁹ लीटर। उसके बाद मास, मास इज डिनोटेड बाय लेटर m, उसका जो यूनिट होता है ये होता है केजी। क्या होता है, केजी। उसके बाद वेट, वेट इज डिनोटेड बाय लेटर w, एंड दिस w इज इक्वल टू हमेशा लिखा जाता है mg। क्या लिखा जाता है, mg। अब देखो, मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं, वेट का जो यूनिट होता है ये होता है न्यूटन, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। बट अकॉर्डिंग टू दिस मास का यूनिट क्या है, ऊपर लिखा है केजी, जी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इसके बाद न्यूटन इज इक्वल टू हम लिखेंगे केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ये हमें आगे जाकर जहां पर भी आपको डायमेंशनल एनालिसिस करना है वहां पर ये आपको चाहिए, जहां पर आपको डायमेंशंस फाइंड करने हैं वहां पर भी आपको चाहिए। मतलब न्यूटन इज इक्वल टू, आपके दिमाग में डाल दो, न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, है ना, W इज इक्वल टू mg। सो W क्या है, न्यूटन, और m क्या है, kg, g क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब न्यूटन इज इक्वल टू kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद 1 टन इज इक्वल टू आपको मालूम होना चाहिए, 1 टन इज इक्वल टू कितना kg होता है, ये होता है 1000 kg। कितना होता है, 1000 kg। सिमिलरली 1 क्विंटल इज इक्वल टू भी मालूम होना चाहिए 100 kg। कितना होता है, 100 kg। तो ये है आपके यूनिट कन्वर्जेंस, इसे आप दिमाग में डाल दो। ठीक है, हाँ। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। समझ में आ रहा है ना, 2 पॉइंट हो गए, एक हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या हो गया, यूनिट कन्वर्जन, तीसरा है डिफरेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज। डिफरेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज कौन कौन से है यहां पर हमें देखने हैं। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज यहां पर लेफ्ट साइड में आ रहा है। ठीक है, नंबर 1 इज मास डेंसिटी। क्या है नंबर 1, मास डेंसिटी। नंबर 2 है वेट डेंसिटी। नंबर 2 क्या है, वेट डेंसिटी।
आप देख सकते हैं यहां पर नंबर 1 इज व्हाट, मास डेंसिटी, नंबर 2 क्या है, वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी को ही बोला जाता है यूनिट वेट, क्या बोला जाता है, यूनिट वेट, उसे ही बोला जाता है स्पेसिफिक वेट, क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक वेट। ये हो गए 2। नंबर 3 है वहां पर रिलेटिव डेंसिटी, उसे ही बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या बोला जाता है, रिलेटिव डेंसिटी, उसे ही बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। एंड नंबर 4 स्पेसिफिक वॉल्यूम, नंबर 4 इज व्हाट, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये 4 फ्लूइड प्रॉपर्टीज आपको यहां पर पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें से नंबर 1 हम यहां पर स्टार्ट करते हैं मास डेंसिटी। क्या स्टार्ट करते हैं, मास डेंसिटी। यहां पर नंबर 1 मास डेंसिटी, क्या देखते हैं हम, मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर रो, इज डिनोटेड बाय लेटर व्हाट, रो, ठीक है। देखो मास डेंसिटी क्या होता है, यहां पर देखो, सपोज मेरे पास एक क्यूब है, सपोज मेरे पास यहां पर एक क्यूब है, यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, मेरे पास यहां पर एक क्यूब है और इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। कितना है, 1 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम है, ठीक है। हाँ। अब मुझे यहां पर मास चेक करना है, ठीक है। देखो अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि मेरे पास ये 1 मीटर क्यूब का एक वॉल्यूम है, यहां पर मैंने वाटर को डाल दिया अंदर। जब मैंने यहां पर वाटर को अंदर डाला है तो ये 1 मीटर क्यूब फिल करने के लिए कितना मास लगा वाटर का, वाटर का कितना मास लगा, मुझे भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है। सपोज ये लगा 1000, कितना लगा ये, सपोज ये लगा 1000 केजी, कितना लगा, 1000 केजी। 1 मीटर क्यूब फिल करने के लिए कितना लगा, 1000 केजी, ठीक है। हाँ, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने इस वाटर को निकाल दिया, वाटर की जगह पर एयर को फिल किया। क्या किया मैंने, वाटर को बाहर निकाला, उसकी जगह पर एयर को फिल किया। वाटर की क्वांटिटी 1 मीटर क्यूब फिल करने के लिए कितनी लगी थी, 1000 केजी। सेम क्वांटिटी एयर की चाहिए क्या, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। यहां पर एयर की क्वांटिटी आपको भी मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है। सपोज ये क्वांटिटी लगी 1.2 केजी, कितनी लगी, 1.2 केजी। किसी को लगा कि नहीं मुझे यहां पर एयर भी नहीं चाहिए, एयर को निकाल दो, मुझे मर्क्यूरी चाहिए, तो मैंने मर्क्यूरी को डाला। अब यहां पर 1 मीटर क्यूब फिल करने के लिए वाटर की क्वांटिटी 1000 लगी, एयर की 1.2 केजी लगी। अब मर्क्यूरी की कितनी लगी, इनमें से सेम होनी चाहिए क्या, कंपलसरी नहीं है। सपोज ये क्वांटिटी आपको भी मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है, सपोज ये क्वांटिटी यहां पर लगी 13600 केजी, 13600 केजी। इतनी क्वांटिटी लगी 1 मीटर क्यूब फिल करने के लिए, किसे, मर्क्यूरी के लिए। किसी को लगा कि नहीं मुझे मर्क्यूरी भी नहीं चाहिए, मुझे यहां पर स्टील को फिल करना है, तो मर्क्यूरी को निकालो, यहां पर स्टील को पोर करो। स्टील को जब यहां पर डाला जाता है तब यहां पर 1 मीटर क्यूब फिल करने के लिए आपको भी मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं, सपोज ये क्वांटिटी लगी 7850 केजी, 7850 केजी, इतनी क्वांटिटी लगी। मतलब क्या है कि हर एक मटेरियल के लिए या हर एक फ्लूइड के लिए या हर एक सॉलिड के लिए 1 मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम फिल करने के लिए अलग अलग मास की क्वांटिटी लगी। तो वाटर को यह क्वांटिटी लगती है 1000 केजी, कितनी लगती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, इतनी क्वांटिटी लगती है वाटर को। एयर को लगती है 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। अगर मैं मर्क्यूरी की बात करूं तो मर्क्यूरी को लगता है 13600 केजी पर मीटर क्यूब, और अगर मैं स्टील की बात करता हूं तो स्टील को लगती है 7850 केजी पर मीटर क्यूब। और यही होती है डेंसिटी, और यही क्या होती है, डेंसिटी। मतलब डेंसिटी क्या है, 1 मीटर को फिल करने के लिए कितना मास लगा, मतलब मास पर यूनिट व्हाट, वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी, मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू व्हाट, वॉल्यूम। समझ में आ रहा है। तो मास इज इक्वल टू, मास डेंसिटी इज इक्वल टू रो होता है, एंड दिस रो इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन व्हाट, वॉल्यूम। सो दैट इज इक्वल टू मास इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल m, वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय लेटर v, ठीक है। अगर मैं यहां पर यूनिट की बात करूं तो यहां पर यूनिट क्या होगा, मास डेंसिटी का जो यूनिट है, दिस यूनिट इज इक्वल टू, बोलो मास का यूनिट अभी अभी लिखा था केजी, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो कुछ बेसिक आपको वैल्यूज मालूम होने चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना है, अभी अभी देखा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अगर डेंसिटी ऑफ एयर आपको कोई पूछता है तो यह होता है 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी डिनोटेड बाय लेटर Hg, यह होता है 13600 केजी पर मीटर क्यूब।
और डेंसिटी ऑफ स्टील पूछा जाता है तो यह मालूम होना चाहिए 7850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, हाँ। तो कई बार अब यहां पर डायमेंशंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डायमेंशंस कैसे लिखे जाते हैं यहां पर देखो। डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी। मास का यूनिट क्या है? केजी। और यहां पर डायमेंशंस में इसे लिखा जाता है कैपिटल एम से। ठीक है, लेंथ जो होता है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर और डायमेंशंस में इसे लिखा जाता है एल। टाइम का जो यूनिट होता है ये होता है सेकंड और इसे लिखा जाएगा यहां पर टी से। किसे लिखा जाएगा? टी से। तो अगर मैं मास डेंसिटी का डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन यहां पर देखो, तो डायमेंशन किसके लिए? मास डेंसिटी के लिए। ठीक है, हाँ। तो केजी मतलब क्या? यम। केजी मतलब क्या? यम। ओके, डिवाइडेड बाय मीटर मतलब क्या? एल क्यूब। और टाइम का कुछ है क्या? नहीं, मतलब टाइम कितना है? 0। समझ में आ रहा है ना? सो दैट इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब क्या होगा? यम। करेक्ट है, ये क्या है? यल ऊपर आएगा, मतलब यल रेस टू -3 टी रेस टू 0। ये किसके डायमेंशन है? मास डेंसिटी के डायमेंशन है। यहां तक क्लियर है? हाँ, ये था आपका मास डेंसिटी। अब देखो, यहां तक तो सारे स्टूडेंट को मालूम होता है, बट इसके बाद एक पॉइंट आता है मास डेंसिटी के रिलेटेड, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन मास डेंसिटी। मास डेंसिटी पर इसका इफेक्ट क्या होगा? किसका? अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं या डिक्रीज करता हूं, मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं या डिक्रीज करता हूं, तो मास डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर बोलूं कि हमने क्या क्या कवर किया है, तो हमने सबसे पहले देखा है व्हाट इज फ्लूइड, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, इसके 2 ब्रांचेस, स्टैटिक क्या है, डायनेमिक्स क्या है, डायनेमिक्स के 2 काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। उसके बाद हमने क्या देखा है? यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन के बाद हमने पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट किया, दैट इज डिफरेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज। 4 फ्लूइड प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 क्या है? मास डेंसिटी, जो हम अब यहां पर देख रहे हैं। दूसरी क्या है? वेट डेंसिटी, उसे ही बोला जाता है यूनिट वेट, उसे ही बोला जाता है स्पेसिफिक वेट। उसके बाद क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहां पर हमने नंबर 1 देखा है मास डेंसिटी डिनोटेड बाय लेटर रो, यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। वाटर के लिए 1000, मर्क्यूरी के लिए 13600, एयर के लिए 1.2 और स्टील के लिए 7850। और डायमेंशन क्या है? डायमेंशन यहां पर लिखे हुए हैं m⁻1 l⁻³ t⁻0, ये इसके डायमेंशन है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखना है कि यहां पर प्रेशर का और टेम्परेचर का डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, यहां पर देखो, सपोज अगर पहले यहां पर देखो, जब मैं बात करता हूं डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, हाँ, फ्लूइड में गैसेस भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? फ्लूइड में गैसेस भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। तो टेम्परेचर या प्रेशर का इफेक्ट डेंसिटी ऑफ गैसेस पर भी अलग से देखना है और प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट लिक्विड के डेंसिटी पर भी अलग से देखना है। मतलब 4 बार देखना है हमें यहां पर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन हॉट, डेंसिटी ऑफ गैसेस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ हॉट गैसेस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी ऑफ हॉट लिक्विड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ हॉट लिक्विड। क्यों अलग अलग करना है? क्योंकि यहां पर लिक्विड के लिए और गैसेस के लिए ये इफेक्ट सेम होगा, ये कंपलसरी नहीं है, अलग अलग हो सकता है। अगर सेम होता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें पहले बेसिक से स्टार्ट करना है, मतलब हमें अलग अलग यहां पर देखना होगा। ठीक है, तो यहां पर जो भी कुछ रिजल्ट आएगा मैं यहां पर लिखूंगा। तो मुझे इफेक्ट ऑफ किसका? प्रेशर एंड टेम्परेचर। पहले किस पर देखना है? डेंसिटी ऑफ गैसेस पर। उसके बाद किस पर देखना है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर। ठीक है, अब देखो, जब मैं गैसेस की बात करता हूं तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, नाम में ही है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। और वो इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू mRT। क्या होता है? PV इज इक्वल टू mRT। यहां पर देखो, सो P इज इक्वल टू, ये V यहां पर गया, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम इनटू क्या है? RT। समझ में आ रहा है? सो P इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या है? डेंसिटी, मतलब P इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू RT। सो फर्स्ट रिलेशन है यहां पर, P is directly proportional to density, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। दूसरा रिलेशन है यहां पर देखो, किसके बीच? रो के बीच और टेम्परेचर के बीच रिलेशन। समझ में आ रहा है ना? मतलब यहां पर T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी।
समझ में आ रहा है ना, एक टी नीचे आएगा या रो नीचे आएगा, मतलब टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये दो रिलेशन है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये गैसेस की बात चल रही है, ये किसके लिए है, आइडियल गैस, किसके लिए ये आइडियल गैस, मतलब ये गैसेस की बात चल रही है यहां पर। तो गैसेस के केस में अगर मैं प्रेशर की वैल्यू बढ़ाता हूं तो डेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब मैं प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करता हूं गैसेस के केस में तो डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब मैं टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करता हूं तो डेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। मतलब एज प्रेशर इंक्रीजेस डेंसिटी ऑफ गैसेस विल इंक्रीज और एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी ऑफ गैसेस विल डिक्रीज। छोड़ दो, अगर ये डिफिकल्ट लगता है तो सिंपल सुनो, ठीक है। यहां पर देखो, एक बात आप दिमाग में डाल दो, फ्लूइड मैकेनिक्स हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बेसिक अजम्पशन है, ऑल लिक्विड्स आर कंसिडर्ड एज इनकॉम्प्रेसिबल। क्या बोल रहा हूं मैं, all liquids are considered as incompressible and all gases are considered as compressible। मतलब गैसेस कॉम्प्रेस होगे, लिक्विड कॉम्प्रेस नहीं होगा। यह अजम्पशन है, लिक्विड थोड़ा बहुत कॉम्प्रेस हो सकता है, बट फ्लूइड मैकेनिक्स का यह अजम्पशन है कि लिक्विड्स आर कंसिडर्ड एज इनकॉम्प्रेसिबल। तो हमारे केस में इसके बाद कहीं पर भी लिक्विड कॉम्प्रेस नहीं होगा, लिक्विड इज कंसिडर्ड एज इनकॉम्प्रेसिबल। लिक्विड इज कंसिडर्ड एज व्हाट, इनकॉम्प्रेसिबल, एंड गैसेस आर कंसिडर्ड एज कॉम्प्रेसिबल। समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखो, सपोज मेरे पास यहां पर एक क्यूब है, ठीक है, यहां पर ऊपर एक पिस्टन है, सपोज ऊपर क्या है, एक पिस्टन है, यहां पर एक पिस्टन है, और सपोज मैंने ऊपर से यहां पर प्रेशर एक्ट किया। क्या किया, प्रेशर एक्ट किया। जब मैंने यहां पर प्रेशर एक्ट किया, यहां पर देखो फर्स्ट केस यहां पर क्या थी, सपोज प्रेशर एक्ट करने से पहले यहां पर मास की जो क्वांटिटी थी ये 2 kg थी, और वॉल्यूम की जो क्वांटिटी थी ये 2 मीटर क्यूब थी, है ना। तो इस केस में डेंसिटी कितनी मिली, 2/2, मतलब कितना मिला, 1 kg पर मीटर क्यूब। ये गैस की बात चल रही है, किसकी, गैस की बात चल रही है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इस गैसेस के केस में मैंने क्या किया, मेरे पास एक क्यूब था, यहां पर उसका कितना मास है, गैसेस की बात चल रही है, गैसेस कितना है, सपोज एयर है, तो यहां पर जो एयर है उसका मास कितना है, 2 kg, उसका वॉल्यूम कितना है, 2 मीटर क्यूब, ठीक है। हाँ, अब मैंने ऊपर से प्रेशर ऐड किया, तो प्रेशर ऐड करने के बाद अब ये पिस्टन नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद ये क्या होगा, कंप्रेस। समझ में, सपोज ये हाफ तक आया, मतलब यहां पर था, अब यहां पर हाफ तक आया, तो इसका मास कितना होगा, हाफ होगा, 1 kg। अरे नहीं, मास की क्वांटिटी सेम रहेगी, मास चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा, अभी भी सेकंड टाइप यहां पर m इज इक्वल टू 2 kg ही होगा। मास की क्वांटिटी का मास कब चेंज होगा, जब ये एयर बाहर जा रहा है, एयर बाहर जा रहा है क्या, नहीं, मतलब मास की क्वांटिटी अभी भी सेम है, कितनी, 2 kg। बट जब मैं बात कर रहा हूं, मैंने इसे कंप्रेस किया है, तो वॉल्यूम क्या हुआ, आधा हो गया, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 मीटर क्यूब। अब इस केस में डेंसिटी की वैल्यू 2/1, मतलब 2 kg पर मीटर क्यूब। यहां पर 1 था, यहां पर 2 हो गया, मतलब प्रेशर इंक्रीज करने से डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। प्रेशर इंक्रीज करने से डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब यहां पर एज प्रेशर इंक्रीजेस डेंसिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज, डेंसिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज। समझ में आ रहा है? हाँ, गुड, नाइस। अब यहां पर टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि सपोज अब यहां पर मुझे प्रेशर नहीं, जिसका इफेक्ट देखना है उसे चेंज करना पड़ेगा। जैसे प्रेशर का इफेक्ट देखना, तो प्रेशर को इंक्रीज किया। अब मुझे यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, मतलब अब यहां पर मैंने इसे हीट किया, अब मैंने यहां पर इसे हिट किया। नॉर्मली यहां पर क्या था, 2 kg मास था, वॉल्यूम कितना था, 2 मीटर क्यूब, और डेंसिटी कितनी थी, 1 kg पर मीटर क्यूब। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज मैंने यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज किया। मुझे एक बात बताओ, जैसे हमने थर्मल स्ट्रेसेस में भी पढ़ा था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट हुआ है, वहां पर भी हमने देखा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब कौन सा भी ऑब्जेक्ट एक्सपांड होता है, कौन सा भी ऑब्जेक्ट एक्सपांड होता है। सिमिलरली यहां पर होगा, यहां पर गैसेस है या एयर है। अब जब मैं यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो ये जो गैस अंदर है ये क्या होगा, एक्सपांड होगा। दिस गैस विल ट्राइज टू एक्सपांड। जब ये एक्सपांड हो रहा है मतलब ये डबल हो गया, तो इसका मास भी डबल होगा। फिर से गलती मत करो, मास अभी भी कांस्टेंट है, मास अभी भी क्या है, कांस्टेंट। सिर्फ क्या हुआ, एक्सपांड हुआ। मास क्या है,
सेम है, दैट इज 2 kg, बट वॉल्यूम क्या हुआ? डबल। वॉल्यूम क्या हुआ? डबल। मतलब यहां पर वॉल्यूम 2 kg था, अब वॉल्यूम क्या हो गया? 4 kg। वॉल्यूम क्या हो गया? 4 kg। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से यहां पर एक्सपेंशन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब वॉल्यूम कितना होगा? 4 kg। मतलब डेंसिटी कितनी होगा? 2/4। 2/4 मतलब 1/2, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0.5। मतलब यहां पर डेंसिटी 1 थी, अब डेंसिटी 0.5 हो गई। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी क्या हुई? डिक्रीज। यहां पर भी सेम है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी क्या हो गई? डिक्रीज। मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज। डेंसिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज। डरो मत, कुछ भी नहीं है। यहां तक क्लियर है? हाँ। अब यहां पर बात करते हैं हम लिक्विड के केस में। ये किसके लिए था? गैसेस के लिए। अब ये इक्वेशन भी किसके लिए था? गैसेस के लिए। मतलब अब ये इक्वेशन लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है क्या? नहीं। तो लिक्विड के केस में हमें सिर्फ यही डायग्राम देखनी होगी। तो लिक्विड के केस में यहां पर हम देखेंगे, ठीक है। देखो, तो लिक्विड के केस में क्या हो रहा है? सपोज यहां पर लिक्विड है, वाटर है। क्या है? वाटर है यहां पर, और यहां पर मैंने प्रेशर अप्लाई किया। फर्स्ट केस क्या देखेंगे हम? प्रेशर को मैंने किया इंक्रीज। पहले वाटर की क्वांटिटी 2 kg, वॉल्यूम था वहां पर 2 मीटर क्यूब, तो डेंसिटी कितनी होगी? 1 kg पर मीटर क्यूब। सपोज यहां 1000 ही आएगी, बट सपोज कौन सा भी एक लिक्विड है जिसका मास 2 kg है, वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, इसकी डेंसिटी कितनी आएगी? 1 kg पर मीटर क्यूब। अब इस केस में क्या होता है? हो रहा है यहां पर देखो, अब इस केस में क्या होता है कि जब मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं, यहां पर जब एयर था, द प्रेशर इंक्रीज करने के बाद ये कॉम्प्रेस हुआ था, क्योंकि गैसेस आर कंसिडर्ड एज कॉम्प्रेसिबल, और गैसेस कॉम्प्रेस भी होते हैं, बट लिक्विड्स आर कंसिडर्ड एज इनकॉम्प्रेसिबल। इसके पहले ही बोला था मैंने, ऑल लिक्विड्स आर कंसिडर्ड एज इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब ये कॉम्प्रेस नहीं होंगे। मतलब यहां पर आप कितना भी प्रेशर इंक्रीज करो, ये कॉम्प्रेस नहीं होगा। मास तो अभी भी कांस्टेंट है, मास कितना रहेगा? 2 kg। बट जब मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो लिक्विड कॉम्प्रेसिबल नहीं है, मतलब वहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओ, लिक्विड्स आर कंसिडर्ड एज इनकॉम्प्रेसिबल। इसका मतलब यह है कि यहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम रिमेन सेम। मतलब यहां पर 2 था, यहां पर भी 2 मीटर क्यूब होगा। मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू 2/2, मतलब फिर से कितना मिला? 1। मतलब डेंसिटी चेंज हो रही है क्या? नहीं। As pressure increases in case of what? लिक्विड के केस में जब प्रेशर इंक्रीज होगा तब डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल रिमेन्स कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद सेम टेम्परेचर। अब मैंने यहां पर किया टेम्परेचर को इंक्रीज। टेम्परेचर को जब मैं इंक्रीज करता हूं तब उस केस में फिर से सेम होगा। टेम्परेचर को जब मैंने इंक्रीज किया तब जैसे गैसेस एक्सपांड होते हैं, सिमिलरली लिक्विड भी एक्सपांड होगा। दुनिया में कौन सी भी ऐसी चीज नहीं है कि जहां पर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एक्सपांड नहीं होगा। खुद आकर बैठ जाओ। समझ में आ रहा है? तो जब आप वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस केस में आपका जो कौन सा भी ऑब्जेक्ट हो वो क्या होगा? एक्सपांड होगा। तो यहां पर लिक्विड है, ये लिक्विड भी क्या होगा? एक्सपांड होगा। बट मास की क्वांटिटी क्या रहेगी? सेम, दैट इज 2 kg। अब एक्सपांड होगा मतलब कितना हुआ? 4। मतलब डेंसिटी 2/4, मतलब कितनी मिली? 0.5। मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी विल डिक्रीजेस। 1 से कहां तक गई? 0.5 तक। मतलब टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहा हूं तो लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन मास डेंसिटी ऑफ गैसेस एंड मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हाँ, अब यहां पर इसके बाद देखते हैं नंबर 2, दैट इज कॉल्ड एज हॉट वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी, और वेट डेंसिटी को ही दूसरा नाम है स्पेसिफिक वेट, और उसे ही दूसरा नाम है यूनिट वेट। क्या है दूसरा नाम? यूनिट वेट, ठीक है। देखो, तो वेट डेंसिटी, मास डेंसिटी इज इक्वल टू, हमने अभी लिखा था, मास डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर वेट डेंसिटी की जो वैल्यू होगी, तो वेट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? वेट डेंसिटी की वैल्यू होगी वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर देखो वेट डेंसिटी, नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर वेट
डेंसिटी क्या है? वेट डेंसिटी, एंड दिस वेट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर न्यू, बट ये गामा जैसे लगता है, आप कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गामा भी बोल सकते हैं। तो वेट डेंसिटी इज इक्वल टू, जैसे मास डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। सिमिलरली वेट डेंसिटी होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अपॉन क्या है? वॉल्यूम। सो डिनोटेड बाय लेटर, वेट क्या है? W, वॉल्यूम क्या है? V। मतलब गामा इज इक्वल टू क्या है? वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। हाँ, अब यहां पर देखो, वेट को कैसे लिखा जाता है? वेट इज इक्वल टू mg, वेट इज इक्वल टू mg अपॉन वॉल्यूम। ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास डेंसिटी। मतलब गामा इज इक्वल टू मास डेंसिटी इंटू जी। वेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास डेंसिटी इंटू व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है ये होती है 9.81, बोलो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट है? हाँ। अब देखो यहां पर, जब मैं यहां पर डेंसिटी ऑफ वाटर की वेट डेंसिटी ऑफ वाटर चाहिए, वेट डेंसिटी ऑफ एयर चाहिए, वेट डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी चाहिए, एंड वेट डेंसिटी ऑफ स्टील चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो अगर मैं वाटर के केस में बात करूं, तो वाटर के केस में डेंसिटी, समझ में आ रहा है ना? तो वेट डेंसिटी क्या है? मास डेंसिटी इंटू जी, है ना? तो मास डेंसिटी कितनी है? 1000 इंटू जी कितना है? 9.81, दैट इज इक्वल टू 9810। एयर का भी सेम 1.2 इंटू 9.81। ठीक है। अब यहां पर मर्क्यूरी मतलब क्या है? 13600 इंटू जी कितना है? 9.81। ठीक है। स्टील के केस में 7850 इंटू 9.81। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यहां पर हर एक का यूनिट क्या है? न्यूटन। देखो यहां पर अगर मैं यूनिट की बात करूं, तो यूनिट की बात करता हूं तो डब्ल्यू का यूनिट, वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन, वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो यहां पर सबका यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन पर क्या है? मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? ये क्या था? वेट डेंसिटी। बट इसके डायमेंशन के बारे में सोचना होगा, तो डायमेंशन न्यूटन की जगह पर क्या लिखेंगे? अभी पढ़ा था, न्यूटन इज इक्वल टू केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए लिख के दिया था। तो ये यहां पर पुट करो, तो डायमेंशन की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूटन की जगह पर क्या होगा? न्यूटन पर यहां पर क्या है? मीटर क्यूब। तो न्यूटन की जगह पर केजी, मीटर पर क्या है? सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये क्या है? मीटर क्यूब एज इट इज। समझ में आ रहा है? हाँ। सो दैट इज इक्वल टू, सो अगर डायमेंशन की बात करूं तो क्या होगा? केजी। समझ में आ रहा है ना? मीटर क्या होगा? यहां पर एक मीटर कैंसिल, मीटर स्क्वायर, और ये क्या हुआ? सेकंड स्क्वायर। मतलब डायमेंशंस, केजी मतलब क्या? यम। समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाय यहां पर यल, मीटर मतलब क्या? यल रेस टू 2, टी, सेकंड मतलब क्या? टी रेस टू 2। मतलब डायमेंशन यहां पर आपको मिलेंगे यम, यल रेस टू -2, टी रेस टू -2। ये किसके डायमेंशन मिले आपको? वेट डेंसिटी के। और वेट डेंसिटी को ही बोला जाता है स्पेसिफिक वेट, और उसे ही बोला जाता है यूनिट वेट। ठीक है। अब यहां पर देखते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी क्या है। क्या देखते हैं? रिलेटिव डेंसिटी, उसे ही बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोला जाता है? उसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो उसके नाम में ही है रिलेटिव, उसके नाम में क्या है? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है एक फ्लूइड की डेंसिटी किसी और के रिलेटिव में कितनी है। क्या बोल रहा हूं मैं? एक फ्लूइड की डेंसिटी किसी और के रिलेटिव में कितनी है, यह हमें यहां पर देखना है। तो यहां पर किसी और के रिलेटिव मतलब यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स में वाटर को स्टैंडर्ड फ्लूइड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो वाटर के कंपैरिजन में बाकी सारे सब्सटेंस की डेंसिटी जो होगी दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसे ही क्या बोला जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसे ही बोला जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। डिनोटेड बाय लेटर यस। डिनोटेड बाय लेटर व्हाट? यस। तो ये क्या होता है? ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ any fluid divided by density of water, density of what? Water। मतलब S is equal to density of any fluid
डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यहां पर यूनिट क्या होगा, देखो यहां पर ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, मतलब इसे यूनिट होगा क्या, नो यूनिट, इसे यूनिट नहीं होगा क्योंकि दोनों भी क्या है, सेम क्वांटिटी है। अब देखो, तो अब मुझे यस की वैल्यू चाहिए वाटर के लिए, यस की वैल्यू चाहिए एयर के लिए, यस की वैल्यू चाहिए मर्क्यूरी के लिए, समझ में आ रहा है ना। सो दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है। यहां पर देखो, तो मर्क्यूरी से स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लूइड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड कितनी है, 13600 डिवाइडेड बाय वाटर की कितनी है, 1000, दैट इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना, कितना आया 13.6। ये दो जीरो, ये दो जीरो कैंसिल, एक जीरो ऊपर गया मतलब 13.6 किसके लिए, मर्क्यूरी के लिए। एयर की अगर बात करते तो एयर ऑफ डेंसिटी कितना 1.2 डिवाइडेड बाय क्या है 1000, मतलब कितना मिला 1.2 इंटू 10⁻³ सेम वाटर के लिए, समझ में आ रहा है ना। और वाटर के लिए चाहिए, मतलब यहां पर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होगी 1, एयर की कितनी होगी 1.2 इंटू 10⁻³ मर्क्यूरी की कितनी होगी तो 13.6, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहां पर नंबर 4 है स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैं यहां पर देखूं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय लेटर V सफिक्स m, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये Vm क्या होता है, ये होता है इनवर्स ऑफ मास डेंसिटी। क्या होता है ये, इनवर्स ऑफ मास डेंसिटी, मतलब Vm इज इक्वल टू डेंसिटी क्या है, मास डेंसिटी, मास अपॉन क्या है वॉल्यूम, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये उल्टा होगा, मतलब वॉल्यूम अपॉन मास, वॉल्यूम अपॉन मास, मतलब इस केस में यूनिट क्या होगा, इस केस में यूनिट क्या होगा, डरो मत, वॉल्यूम का यूनिट बोलो मीटर क्यूब, मास का यूनिट क्या है केजी, है ना। तो अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन क्या होगा, m मतलब क्या l³ डिवाइडेड बाय kg मतलब क्या m⁻1, t है क्या नहीं t⁻0। सो डायमेंशन की अगर मैं यहां पर बात करूं तो m ऊपर जाएगा, मतलब m⁻1, l क्या रहेगा एज इट इज, और t कितना है 0। ये डायमेंशन कितने हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम के डायमेंशन है। ये क्या थी, डिफरेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज। अब यहां पर दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखो, यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर एक स्टील शीट है, ठीक है, स्टील शीट ऑफ क्रॉस सेक्शन 300 mm बाय 10 mm, कितना है बाय 10 mm, ओके, इज कट फ्रॉम स्टील रोल, ओके, और इसकी लेंथ है 3 मीटर। लेंथ कितनी है, ये जो लेंथ की अगर मैं बात करूं, यहां पर ये जो स्टील रोल है इसकी जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ है 3 मीटर, कितनी है 3 मीटर, ठीक है। हाँ, इसकी कॉस्ट दी है, ठीक है, कॉस्ट कितनी है, आरएस कितनी है 50,000 पर टन, मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं कॉस्ट इज इक्वल टू 50,000 पर टन, ठीक है। हाँ, गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं। उसके बाद बोला है एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ स्टील प्लेट, ये जो प्लेट है इसकी आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है, इसकी आपको क्या करना है कॉस्ट फाइंड, ठीक है। और डेंसिटी दी है, डेंसिटी ऑफ स्टील यहां पर गिवन है, डेंसिटी ऑफ स्टील इज इक्वल टू 8000 kg पर मीटर क्यूब। देखो आपको जो स्टील की डेंसिटी मालूम है 7850, ये ओरिजिनल है, बट यहां पर गिवन डेटा ये है, तो आपको कौन सा लेना होगा, जो गिवन डेटा है वही आपको लेना होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो डरो मत, कुछ भी नहीं है, फिर तो ये समझो कि यहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहां पर देखो मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है। हाँ, मुझे इस प्लेट की कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि मुझे जो कॉस्ट दी है ना, ठीक है, उसका कन्वर्जन मैं करके लेता हूं 1 kg के लिए। 1 kg के लिए कितनी कॉस्ट होगी, मुझे जो मालूम है वो पर टन है, मतलब यहां पर एक टन जो है, एक टन के लिए कितना 1000 है 50,000, इतनी प्राइस है। 1 टन कितना केजी है लिख के दिया था, इसलिए तो लिख के दिया था, कितना था 1000 kg। 1000 kg इज इक्वल टू कितना है 50,000 रुपीज। तो 1 kg के लिए कितना होगा, 1 kg इज इक्वल टू 1000 नीचे, मतलब ये 30 कैंसिल हो गए, मतलब 1 kg के लिए कितने रुपीज है 50, दैट इज
50 रुपीज। ठीक है, हाँ अब देखो मेरे पास जो प्लेट है, इस प्लेट का मुझे मास मालूम है क्या? नहीं है। मुझे वॉल्यूम में फाइंड कर सकता हूं, मैं यहां पर वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूं। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ हाइट इंटू क्या है? विड्थ। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो वॉल्यूम होगा। बट मुझे अगर इसका मास पता चला, सपोज इसका मास 2 kg है, तो 1 kg की प्राइस कितनी है? 50। तो 2 kg की कितनी होगी? 2 इंटू 50। तो मेरा एम यहां पर क्या है? अब मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है इसका मास। अब इसका मास कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अरे करेक्ट है। अब यहां पर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, करेक्ट ना? तो मास यहां पर जो है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी दी है? 8000। और वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम कितना होगा? विड्थ लेंथ इंटू हाइट कितनी है? सब मीटर में चाहिए। देखो ये मीटर में है ना, हाँ ये मीटर में चाहिए, मतलब कितना होगा? 0.3 इंटू ये 10 mm है, मतलब कितना होगा? 0.01 इंटू लेंथ कितनी है? 3। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये कितना होगा? देखो ये 1 0 वहां पर गए, ये 2 गए, मतलब 3 इंटू 3 9 इंटू 10⁻³ इसे मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 10⁻³ मतलब ये 3 0 और ये 3 0 क्या हो गए? कैंसल। मतलब कितना मिला? 8 इंटू 9, ये मिला मास। मतलब मास इज इक्वल टू कितना केजी? 8 इंटू 9 72 केजी, ये मास मिला। तो टोटल जो कॉस्ट होगी इस प्लेट की, तो ये टोटल कॉस्ट कितनी होगी? दिस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, एक कितना केजी है? 72 केजी। 1 केजी के लिए कितना है? 50। मतलब दैट इज इक्वल टू कितना होगा? 3600। इतने रुपीज का ये आपका प्लेट होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या है? एप्टीट्यूड है। ठीक है, हाँ अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। यहां पर देखो क्या बोला है? 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल कितना है? 1 लीटर ऑफ पेट्रोल एक गिवन क्वांटिटी है। ठीक है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल है यहां पर। सपोज लीटर मतलब क्या है? वॉल्यूम ना, हाँ मतलब V इज इक्वल टू यहां पर गिवन है 1 लीटर। कितना है? 1 लीटर। ठीक है, उसके बाद बोला है उसका वेट जो है, उसका जो वेट है, ये वेट कितना है? 7 न्यूटन। वेट कितना है? 7 न्यूटन। ठीक है, हाँ अब एक एक करके क्वांटिटीज निकलते हैं। पहला क्या बोला है? मास ऑफ पेट्रोल इन केजी। सिंपल बात है। अगर मुझे नंबर 1 फाइंड करना है मास, तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर मैं यहां पर मास की बात करूं तो मास इक्वल टू W बाय क्या? G, मतलब वेट बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट कितना है यहां पर? 7, और यहां पर G कितना कंसीडर करना है? 10 गिवन है 10, मतलब दैट इज इक्वल टू आपको यहां पर मिलेगा 0.7 kg। कितना मिलेगा? 0.7 kg। नंबर 2 आपको क्या बोला है? फाइंड वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल इन मीटर क्यूब। फाइंड वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल इन मीटर क्यूब। यहां पर देखो, यहां पर जो वॉल्यूम गिवन है ये किसमें है? लीटर में। कितना है ये? 1 लीटर। लिख के दिया था यूनिट कन्वर्जन में। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। मतलब यहां पर ये वॉल्यूम कितना है? 10⁻³ मीटर क्यूब। नंबर 3 कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। नंबर 3 क्या बोला है? मास डेंसिटी फाइंड करनी है। मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है? 0.7। वॉल्यूम कितना है? 10⁻³ सो 0.7 10⁻³ ऊपर जाएगा, मतलब 10⁻³ दैट इज इक्वल टू कितना हुआ? दैट इज इक्वल टू 0.7 इंटू कितना, मतलब ये हुआ 700 kg पर मीटर क्यूब। अब नंबर 4 देखो, नंबर 4 पर क्या बोला है? बोला है यूनिट वेट। क्या है? यूनिट वेट मतलब क्या? बोलो वेट डेंसिटी। सो वेट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास डेंसिटी कितनी है? 700 इंटू जी कितना है? 10, दैट इज इक्वल टू कितना हुआ? 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। दैट इज इक्वल टू किलो न्यूटन में कितना होगा? ये C1। 3 0 मतलब क्या? किलो, मतलब किलो न्यूटन पर हॉट मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वांटिटी है नंबर 5। नंबर 5 आपको बोला रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? S इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ पेट्रोल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ पेट्रोल कितना है? 700 डिवाइडेड बाय वाटर का कितना है? 1000। कितना मिला? 0.7। और लास्ट है स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट इज नंबर 6।
स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, Vm इज इक्वल टू 1 बाय मास डेंसिटी। मास डेंसिटी कितनी है 700, 1 बाय 700 क्या होगा मीटर क्यूब पर केजी। तो ये है आपका फर्स्ट लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है। इसी के अंदर जैसे आगे सारे लेक्चर्स कवर होंगे, हर एक पॉइंट यहां पर क्लियर होगा, हर एक पॉइंट एमपीएससी मेंस का, डब्ल्यूआरडी का, पीडब्ल्यूडी का, डब्ल्यूसीडी का हर एक क्वेश्चन यहां पर क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू।